जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीडीएस परीक्षा जो यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, भारत की सबसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के माध्यम से आप भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हमारे 2 सफल छात्रों की सीडीएस रिटन एग्जाम की स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी और आपको सीडीएस एग्जाम में सफलता दिलाने में मदद करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द रिटन पार्ट। जब रिटन एग्जाम में सीडीएस के बात करें तो वी हैव 3 पेपर्स। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए एस्पायर करते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, तीनों ही एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट है। मैथ्स का सिलेबस इज टोटली डिफरेंट, इंग्लिश एंड जीके। लेकिन यहाँ पर यूनिक बात ये है कि आप अगर पढ़ाई को ढंग से करें और इन डेप्थ नॉलेज लें तो ये एग्जाम्स आपके लिए आसान हो जाते हैं। डिफरेंस आपको क्या लगा एनडीए वर्सेस सीडीएस की प्रिपरेशन में? और जब आप सीडीएस एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी लेवल की, तो क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी कि आपने सफलता पाई? क्योंकि अभी हाल ही में सीडीएस 1 2024 एग्जाम अप्रैल में लगा हुआ है। जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आप कुछ टिप्स शेयर करें इस एग्जाम के लिए। श्योर मैम। सो मैम, पहली चीज़ तो आपने बोली है स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट अ स्ट्रैटेजी, अदरवाइज यू विल बी ऑफ नो यूज़। आपकी कोई तैयारी लास्ट में नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, वेदर इट वॉज फॉर एनडीए और सीडीएस, कि मैं पहले तो सिलेबस देखता था एग्ज़ाम का। जो भी सिलेबस है मैं उसको एक चार्ट में प्रिपेयर करता था एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई यूज्ड टू प्रिपेयर वेल। तो मैं क्या करता, फॉर एग्जांपल अगर सीडीएस की बात करें मैम, तो सीडीएस में 3 पेपर्स होते हैं जैसा आपने बोला है। कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट, सो मैथमेटिक्स वाज वेरी न्यू टू मी फॉर द सीडीएस बिकॉज वो 10 तक ही पढ़ी होती है हमने, एंड जब 2-3 साल हो जाते हैं हम भूल भी जाते हैं। तो इट वाज वेरी न्यू टू मी एंड तो इसके लिए मैंने पहले तो सारे जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में वो लिखे एंड मैंने फिर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे फिगर आउट करी। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम वाज हैंडी। तो मैंने सोचा कि इन पे अगर अच्छा स्कोर करेंगे सो वी कैन पॉसिबली स्कोर गुड मार्क्स। तो मैंने इन 3 चीज़ पे पहले ज़्यादा वर्क करा एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट्स टॉपिक्स विच वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मी। तो जैसे जियोमेट्री की हो गई, तो उस पे से मैंने बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं काफ़ी बार। सो प्लीज़ अगर आप सीडीएस की मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, बिकॉज समटाइम्स हम पूरा तैयारी करते हैं एंड वो किसी मतलब एक यूज़फुल तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, एंड जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। एंड प्रीवियस ईयर्स को हमेशा आप प्रैक्टिस करके जाइए जितने बार हो सकता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर से काफ़ी बार हमें एक गुड आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है। नाउ अगर इंग्लिश की बात करें मैम, तो इंग्लिश मुझे लगता है इज़ वेरी स्कोरिंग व्हेन इट कम्स टू द सीडीएस और एनडीए। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंग्वेज की, बिकॉज जो सीडीएस या फिर एनडीए में होती है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो प्लीज़ अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं एंड अगर कुछ कोई ग्रामर्स की बुक लेके आप उसको पढ़ते हैं अच्छे से एंड रूल्स को रिवाइज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपका सीडीएस में इंग्लिश का ज़्यादा इशू नहीं होता है मैम। तो अगर बात करें मैं जीएस की मैम, तो जीएस के लिए बहुत सारे हमारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि पहली जो आपको आपको अपने आप में पहले तो इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा झुकाव है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे को जियोग्राफी एंड पॉलिटी काफ़ी इजी लगती थी एंड दीज 2 पार्ट्स आर आल्सो क्वाइट स्कोरिंग। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज मैंने करी है 11th-12th की एंड प्रीवियस ईयर्स मैंने पिछले 10-15 साल के जो भी अवेलेबल हैं वो करे हैं। एंड पॉलिटी के लिए सेम मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है एंड लक्ष्मीकांत में भी बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े हैं।
एंड दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए. तो आप लक्ष्मीकांत में भी स्पेसिफिक्स पढ़ें काफ़ी, एंड दैट यू कैन फिगर आउट बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में सिर्फ मैम मॉडर्न हिस्ट्री करी थी. आई वॉज नॉट वेरी गुड इन हिस्ट्री, तो मेरे को याद नहीं होता था ज़्यादा कुछ, तो मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ी है सिर्फ फ्रॉम द लूसेंट. एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स आप करते रहिए. अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो आई थिंक इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इजी पार्ट, क्योंकि जो अभी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आते हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. एंड जो भी आर्टिकल्स आते हैं करंट अफेयर्स में वो आप अच्छे से करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर करंट अफेयर्स पार्ट एंड इकोनॉमिक्स बोथ. सो दैट वाज इट मैम. तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी तैयारी को शुरू किया. सिंस मैं एक साइंस स्टूडेंट था तो मैंने ये फोकस किया कि मैं अपने साइंस के पार्ट को बेस्ट और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखूं, क्योंकि सीडीएस के एग्ज़ाम में साइंस एक अच्छा खासा पोर्शन को कवर करता है. बाकी जो बात आती है इंग्लिश और मैथमेटिक्स की, सिंस मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ था तो मेरी ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी हद तक एक लेवल पे थी कि मैं सीडीएस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकूं. बाकी जो थी कुछ रूल्स या कुछ क्वेश्चंस की बात, वो मुझे यहाँ पे सेंचुरियन आने के बाद काफ़ी हद तक हेल्प करने को मिली जब मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स या इनके टेस्ट पेपर्स दिए. और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्लिश के टीचर्स ने मुझे गाइड भी किया, जिन्होंने मुझे बताया कि कुछ रूल्स होते हैं या कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से हम इसका सीडीएस का पेपर को अटेम्प्ट करते हैं. बट जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन जो डिफेंस एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ता है वो होता है वोकैबुलरी का. तो वोकैबुलरी का तो मेरा एक फंडा रहा है कि मैं कभी वोकैबुलरी को रटता नहीं था, क्योंकि रटने से मैं चांसेस रहते हैं कि मैं उसको भूल जाऊं. बट मेरा जो तरीका था वो था कि मैं नई नई बुक्स और आर्टिकल्स पढूं, या उसके अलावा अगर मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूं या कोई भी सीरीज़ देख रहा हूं तो मैं वो इंग्लिश में ही देखना पसंद करता था, ताकि मेरी इंग्लिश सम वॉट एनहांस हो और वहीं से मुझे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का अच्छा तरीका मिला. और मैंने काफ़ी सीरीज़ और काफ़ी बुक्स पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया. बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो जब मैंने यहाँ अकेडमी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे जब वोकैबुलरी के सेशंस होते थे तो जो अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते थे उनको मैं नोट डाउन भी करता था, और हाँ उनको भी मैं पढ़ने की कोशिश करता था. उसके बाद बात करते हैं हमारे जीएस के पार्ट की, जिससे सबसे ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स घबराते हैं कि जीएस का पार्ट इतना ज़्यादा वास्ट है और हम कैसे उसको कवर करें. और ऊपर से मेरे ऊपर ये बोझ आ जाता है कि मैं उसको 1.5 महीने के टाइम पीरियड में कवर करूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है. तो मैंने जीएस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें मैं सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करूंगा और उनको परफेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा. उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको टॉपिक वाइज जो सबसे ज़्यादा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कवर करूं. तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मैंने अपने साइंस के पार्ट को सबसे पहले कवर करके रख दिया, जो कि थी 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना. उसके बाद मैं आता हूँ जो कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगता था मुझे, वो लगता था वो हिस्ट्री. तो यहाँ पे हमारे इंटरैक्टिव और इतने ज़्यादा हंसमुख टीचर हैं आनंद सर, तो उन्होंने हिस्ट्री को इतना आसान बना दिया और उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि बहुत आसानी से मैंने अपनी हिस्ट्री को कवर कर लिया. और मैंने प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था उसको देखा, तो मैंने ये नोटिस किया कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. बट इधर बीच मैंने देखा कि ये ट्रेंड चेंज भी हो रहा है और हमारे साउथ इंडियन किंगडम्स और इंडियन रूलर्स को काफ़ी हद तक प्रायोरिटी दी जा रही है. तो ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे. तो हिस्ट्री का पार्ट ऐसे कवर हो गया. उसके बाद आते हैं हमारी पॉलिटी की तरफ. पॉलिटी के टीचर थे हमारे संजय सर, उन्होंने एक एक चीज़ को इतने परफेक्शन के साथ हमको याद करवा दिया था, वो भी क्लास में ही बैठे बैठे. हमको इवन घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. उन्होंने क्लास में ही इतने क्विज सेशंस और इतने ज़्यादा टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दिए थे कि हमारे वो सब्जेक्ट्स एट परफेक्शन हो गए थे. उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है. तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले स्टैटिक पोर्शंस कवर करें, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लाउड, सॉइल या इंडियन ज्योग्राफी. बट डायनामिक ज्योग्राफी की बात करें जो कि होती है लोकेशन ऑफ सर्टेन प्लेसेस या माउंटेन्स, तो वो काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स पे डिपेंड करते हैं. फिर आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे जीके का, वो होता है करंट अफेयर्स. हम पिछले जितने पेपर्स दिए हैं उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एट
एटलीस्ट 20 to 25 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं समवॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस और इन फॉर्म ऑफ लाइक साइंटिफिक क्वेश्चंस और क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी. सो करंट अफेयर्स इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ईदर अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो दैट इज़ बेस्ट कि आप अप टू डेट हैं. बट सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, उससे आप समरी बनाएं, आप अपने नोट्स बनाएं जो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करें, उससे आपको काफ़ी मतलब बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. तो 1.5 महीने का समय था, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया. और एक मोमेंट ऐसा आया कि 1 महीने के अंदर अंदर तक मैंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसको कवर अप कर लिया था. तो जो मेरे पास 10 से 15 दिन का समय बचा था उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा. तो सेंचुरियन में तो काफ़ी मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि फुल लेंथ मॉक्स भी होते हैं. आप यहाँ पे भी देख के अपनी रैंक्स देख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अमॉन्ग या अपने क्लासमेट्स के अमॉन्ग. बट उसके अलावा भी मैंने अपने घर पे भी जाने के बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए और उसके बाद उन मॉक में जो मैंने सही किए वो तो ठीक है, बट मैंने जितनी गलतियाँ की थी या जितने क्वेश्चंस छोड़े थे उसकी मैंने एक सेपरेट बुक बनाई और उन चीज़ों को मैंने नोट डाउन करना शुरू किया. अगर एक मॉक से मैंने 10 से 12 क्वेश्चन भी निकाले हैं तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 10 मॉक ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेरे प्रिपेयर्ड नहीं थे. तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कि मैंने मॉक दिए एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे मेरा वो सिटिंग की हैबिट बनी एग्ज़ाम की और मैं सक्सेसफुली अपना पेपर को क्रैक कर पाया. थैंक यू सो मच.